नमस्कार। आज का टॉपिक है स्टोक्स कर्ल थ्योरम यानी स्टोक का कर्ल प्रमेय। माना किसी सदिश क्षेत्र A में एक क्षेत्रफल बंद पथ C द्वारा परिबद्ध है। यह क्षेत्रफल असंख्य अत्यल्प बंद पथों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इसको चित्र द्वारा हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें ये पूरा क्षेत्रफल छोटे छोटे अल्पांशों से या अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। बंद पथ है, असंख्य है और अत्यल्प है। माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का परिसंचरण या कर्ल वामावर्ती है। मतलब इसमें जितने भी हमने अल्पांश लिए हैं उनमें जो डायरेक्शन हम लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज हम डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे जितने भी एरो हमने दिखाए हुए हैं इनका डायरेक्शन जो है वो वामावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकल परस्पर बराबर एवं विपरीत होगा। उदाहरण स्वरूप इसमें हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ये है K और ये है L। तो इंटीग्रेशन जो है A डॉट dl का अगर हम लें फ्रॉम K टू L तो उसका जो मान होगा माइनस के बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम L टू K, और इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटी हम लिखेंगे वो हो जाएगी A डॉट dl। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होगी वो इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अथवा अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेशंस को एक तरफ लिख दें तो हमारे पास ये जो सम आएगा यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम K टू L A डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम L टू K A डॉट dl बराबर है 0 के। अतः बाह्य परिसीमा C के अतिरिक्त सभी अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों का योग 0 के बराबर होता है। इसलिए सभी अल्पांशों के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों का योग परिसीमा C के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होगा। अर्थात इस पूरी बात को हम मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। A डॉट dl ओवर ए क्लोज्ड पाथ C बराबर है समेशन इंटीग्रेशन ओवर dc A डॉट dl। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इक्वेशन इस प्रकार से हमें मिल जाएगी। अब कर्ल की परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ A डॉट n ब्रैकेट बराबर है लिमिट dA टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 अपॉन dA इंटीग्रेशन A डॉट dl ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी कर्ल की परिभाषा है। तो यहां से हम A डॉट dl का मान
ओवर ए क्लोज्ड पाथ DC अगर हम निकालेंगे तो वो इस इक्वेशन से हमें प्राप्त होगा। मतलब राइट हैंड साइड में जो मान हमें मिलेगा वो हो जाएगा कर्ल ऑफ A, और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे n यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय dA। यहाँ पर n क्षेत्रफल dA के लंबवत एकांक सदिश है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं n dA बराबर है dA वेक्टर। इसलिए A डॉट dl DC इंटीग्रेशन ओवर DC का मान जो हो जाएगा वो हमें प्राप्त होगा इस इक्वेशन से, और ये जो इक्वेशन है ये हमें जो मान देगी वो है कर्ल ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय dA वेक्टर। अब ये जो दो समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनसे हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी, A डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर C बराबर है समेशन कर्ल ऑफ A डॉट dA। तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्पांश DC से परिबद्ध क्षेत्रफल dA का मान अत्यल्प अर्थात शून्य के निकट है, इसलिए योग यानी कि जो समेशन है उसको हम समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और इस प्रतिस्थापित क्रिया के पश्चात जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा A डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर C, और ये जो है ये हमें बंद पथ के बारे में बताता है, बराबर होगा ये इंटीग्रेशन ओवर S कर्ल ऑफ A डॉट dA। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पर, ये इक्वेशन हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के अभिलंब घटक के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। इसे स्टोक की कर्ल प्रमेय कहते हैं। यह प्रमेय रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में या पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में परिवर्तित करने के उपयोग में आती है। तो ये था स्टोक का थ्योरम या स्टोक का कर्ल प्रमेय। अब हम परिभाषित करेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कि सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ। सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इसके घूर्णन यानी रोटेशन या परिसंचरण यानी सर्कुलेशन से होती है। उदाहरण के लिए किसी द्रव के सदिश वेग पर विचार करते हैं। यदि द्रव के सदिश वेग v का कर्ल शून्य नहीं है, अर्थात कर्ल v इज नॉट इक्वल टू 0, तो द्रव की विशेष दिशा में गति के साथ साथ परिसंचरणी गति क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के समान भी
होती है। द्रव के भरे टब के पेंदे में एक छेद हो तो टब से द्रव के निकलने के कारण इसके सतह पर गति भंवर के रूप में होती है। इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश वेग का कर्ल शून्य के बराबर नहीं होता है। इस सदिश क्षेत्र को घूर्णी मतलब रोटेशनल या कर्ल सदिश क्षेत्र कहते हैं। किसी रेखीय चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ एंड इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स, यानी कि गॉस का नियम तथा इसके समाकल व अवकल स्वरूप। गॉस का नियम किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स और इसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान नेट आवेश के संबंध को व्यक्त करता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश की मात्रा तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 1/36 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ c² डिवाइडेड बाय nm²। माना स्मॉल q1, q2, q3 आदि आवेश एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। परिबद्ध आवेश की कुल मात्रा का मान Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि इन आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान हम इस इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं। ये जो psi इज इक्वल टू E डॉट EA इंटीग्रेशन ओवर S के द्वारा हम ये दे सकते हैं। और गॉस के नियम के अनुसार ये जो मात्रा होगी, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा और इसकी जो मात्रा है वो हम लिखेंगे Q/एप्सिलॉन के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश परिबद्ध आयतन में समान रूप से वितरित हो तो आवेश घनत्व रो है, तो रो का जो मान है वो हो जाएगा dQ/dV। यहाँ dV आयतन में आवेश की मात्रा dQ है, इसलिए dQ इज इक्वल टू रो dV के बराबर हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन में कुल आवेश की मात्रा Q का मान हम निकाल सकते हैं और वो जो मान आएगा वो हम इस इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। Q बराबर है इंटीग्रेशन ओवर dQ बराबर है इंटीग्रेशन ओवर V रो dV के बराबर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को समीकरण अगर 2 में रख दें तो हमें विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त होता है और वो जो मान आएगा वो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो हो गया इंटीग्रेशन ओवर S
ई डॉट डी ए बराबर है 1/ε0 इंटीग्रेशन ओवर वी रो dv के बराबर। यह जो समीकरण है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखा है, यह गॉस के नियम का समाकल रूप है। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय अनुसार विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदलने पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वो मान है इसके बराबर, डेल डॉट ई बराबर है रो ओवर एप्सिलॉन। ये जो समीकरण है इसे गॉस के नियम का अवकल रूप कहते हैं और यह समीकरण मैक्सवेल के 4 विद्युत चुंबकीय समीकरणों में से एक है। तो ये था गॉस का नियम।